वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आरसीसी। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिटेनिंग वॉल। हमने रिटेनिंग वॉल क्या होती है उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। हमने मतलब फोर्सेस डिस्कस किए थे कि हाँ फोर्सेस कौन कौन से होते हैं और क्या क्या लगता है उसमें। हमने चेक दिए थे कि हाँ चेक फॉर ओवरटर्निंग करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं और अंडर बेस प्रेशर करते हैं। एक क्वेश्चन भी किया था, उसकी सिर्फ प्रिलिमिनरी डायमेंशन करी थी। यही क्वेश्चन था सामने आपके कि डिज़ाइन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल टू रिटेन horizontal earthen embankment of height 4 meter above the ground level. The earthen backfill is having a density of 18 km per meter cube, an angle of friction as 30 degree. The safe bearing capacity of the soil is 118 km per meter cube. The coefficient of friction between the soil and the concrete is assumed to be 0.45. यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। अभी तक हमने सिर्फ इसकी प्रिलिमिनरी डायमेंशनिंग करी थी या हमने इसकी शेप डिसाइड करी थी। हमने इस पर कोई कैलकुलेशन नहीं किया था, फोर्सेज नहीं एनालाइज किए थे और हमने रेनफोर्समेंट नहीं डिज़ाइन किया था और बेसिकली पूरी डिज़ाइन नहीं की थी, एक छोटा सा फर्स्ट पार्ट कर दिया था जिसे प्रिलिमिनरी डायमेंशन डिसाइड किए थे। अभी हम एक पूरा सा डिज़ाइन कर देखते हैं यहाँ डिज़ाइन कैसे करते हैं। स्टार्ट उसी से करेंगे प्रिलिमिनरी डायमेंशन से। यहाँ एफ सी के दिया हुआ है 20, एफ फाई दिया हुआ है 415, एंगल फाई दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गामा दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ बैकफिल कितना है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब की अर्थ उस पर है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है 180 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, हाइट ऑफ द अर्दन एम्बैंकमेंट है 4 मीटर। तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाला 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 माइनस साइन फाइव से 1/3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालना। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो मिनिमम डेप्थ कैसे निकालते हैं, क्यू नॉट अपन गामा 1 माइनस साइन फाइव अपन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है सिंपल से, इसमें आप रखिए तो ये मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल 1.1 आई, हमने कितना एज्यूम कर लिया, हमने 1.2 मीटर एज्यूम कर लिया। टोटल डेप्थ क्या हो जाएगी, टोटल डेप्थ हो जाएगी जितना हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट है प्लस जो ये 1.2 मीटर की डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो। तो टोटल डेप्थ कितनी आ गई, टोटल डेप्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल आ गई 5.2 मीटर। अगेन थोड़ा मैं फास्ट हूँ बिकॉज ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगेन प्रिलिमिनरी डायमेंशन है, प्रिलिमिनरी डायमेंशन बेस विड्थ होता है। बेस विड्थ में आपको ये याद रखना है कि बेस विड्थ वेरीज 0.4h टू 0.6h। तो 0.4h, h यहाँ पे टोटल हाइट है तो वहाँ से हम निकाल लेंगे। तो रफ आता है, हमने कुछ भी ले लिया तो जैसे इन दोनों के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू हमने निकाली तो आगे हमने जो एज्यूम किया है वो हमने 2.8 किया है। अगर 0.4 लेके चलते हैं तो 0.4 इंटू 5.2 कितना आ रहा है, 2.08 से बड़ी होनी चाहिए और 0.6 इंटू 5.2 यानी 3.12 से छोटी होनी चाहिए। हमारी वैल्यू जो है वो है आ रही है 2.8 मीटर। ठीक है, दूसरा क्या है आपका एज्यूमिंग टो स्लैब यानी लेंथ ऑफ टो स्लैब, यानी ये जो टो स्लैब है इसके एक्सक्लूडेड में इसकी जो लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए, तो ये है 0.3b से 0.4b। तो हम देख लेते हैं 0.3b कितना आ रहा है, 0.3 इंटू बी अगर हमने 2.8 एज्यूम किया है तो 0.84 आता है ना। तो हमने 85 एज्यूम कर लिया, 0.3b से 0.4b में कोई भी आप जनरल एज्यूम कर सकते हो, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, बस ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, ये अगेन ये थिकनेस जो है ये h/10 होता है। ये बेसिकली एक रफ थिकनेस है जिसको हम बाद में चेक करेंगे। ये एज्यूम कर लिया है, लेकिन हम जब थिकनेस बेस स्लैब डिज़ाइन करते होंगे तो उसमें बाकायदा मोमेंट कितना लग रहा होगा और लोडिंग के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। एक रफ हमने मान लिया है कि थिकनेस ऑफ बेस स्लैब कितना होता है, h/10। अब थिकनेस ऑफ वर्टिकल वॉल और स्टेम भी निकालेंगे। अगेन वर्टिकल वॉल की स्टेम की भी जो थिकनेस है वो बेंडिंग मोमेंट से निकालते हैं। ये तो 1/b/12 से हम निकाल सकते हैं रफ, लेकिन हम बाकायदा बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन से निकालते हैं। तो प्रेशर एट द बेस ऑफ द स्टेम कितना है, के गामा एच, ये प्रेशर एट द बेस ऑफ द स्टेम लगेगा। और उसके बाद मोमेंट कितना लगेगा इसकी वजह से, तो मोमेंट लगेगा 1/2 के गामा एच इंटू h/3। बेसिकली ये फोर्स पी एच इंटू एच इंटू h/3 कर देंगे ना। एक रेक्टेंगुलर टाइप का है, ये रेक्टेंगुलर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बेस है 28.2, हाइट है 4.7, तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड इंटू हाफ बेस इंटू हाइट इंटू ये मोमेंट कितने लगेगा 1/3 पे लगेगा नीचे से, तो 4.7/3। तो मोमेंट एट द बेस कितना आ गया, वह है 3.83। हम एलएसएम में कर रहे हैं तो फैक्टर लगाना पड़ेगा, तो 1.4 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 103.83 को, तो हमारा टोटल मोमेंट कितना आ गया, हमारा टोटल मोमेंट 155.74 किलोमीटर मीटर आ गया।
ठीक है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं सर। ठीक है, फाइनली हमने डेप्थ निकालनी है स्टेम की, तो D इज इक्वल टू MU/RUB, ये एक नया फॉर्मूला नहीं है, सिंपल हमने सारे कोफिशिएंट्स को एक साथ लिख दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पुराना फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, 0.33 FCKB इंटू एक्चुअल लिमिट D माइनस 0.42 एक्चुअल लिमिट इज इक्वल टू मोमेंट के बराबर कर दीजिए, एक्चुअल लिमिट की जगह 0.48D रख दीजिए, आपका आंसर जो D है वो वही आएगा जो यहाँ पे आया है 238 mm। इसमें हम फाउंडेशन की विड्थ ऐड कर देते हैं, फाउंडेशन की कवर ऐड कर देते हैं 60 mm सपोज, तो टोटल डेप्थ हमारी 298 आ गई। इसको 298 आई है, इसको थोड़ा बढ़ा के लिख दिया हमने, बॉटम पे 350, बॉटम पे मोमेंट ज़्यादा होता है तो 350 ले लिया एट द बेस ऑफ द स्टेम, और टॉप पे तो हमें ज़रूरत नहीं होती इतनी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बेंडिंग ज़्यादा होता है रिटेनिंग वॉल में, टॉप पे हम मिनिमम 150 ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने प्रिलिमिनरी डायमेंशन कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमें जितने भी फोर्सेस हमने लिखा था, जैसे जितने भी फोर्सेस हमने दिखाए थे यहाँ पे, लैटरल फोर्सेस जो हमने कैलकुलेट किए थे, है ना, ये फोर्सेस, हाँ ये फोर्सेस इन रिटेनिंग वॉल, हमें ये फोर्सेस निकालने पड़ते हैं, जैसे W1, W2, W3, है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, जैसे स्टेबिलिटी है ना, तो ये ओवरटर्निंग मोमेंट है ना, ये रिस्टोरिंग मोमेंट MR, और सिग्मा W, तीन चीज़ें निकालनी होती है। सिग्मा W क्या, ओवरटर्निंग मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट, सिग्मा W टोटल वेट। ओवरटर्निंग मतलब ये कितना इसको रोटीन ओवरटर्न कराने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टिंग मतलब कितना रेजिस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ जो वेट की वजह से जो इक्वल एक्शन अपॉन रिएक्शन होगा, कितना रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है अपॉन इसका सेल्फ वेट यानी सिग्मा W। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक टेबल बना के कैलकुलेट कर देते हैं। उसके लिए सबसे इजी होता है टेबल बना के कैलकुलेट करना, कि हम यहाँ पे मोमेंट एक पॉइंट ले लेते हैं मोमेंट, और यहाँ से इस पॉइंट A या जो भी इसको नाम दे दीजिए, यहाँ से हम मोमेंट निकाल लेते हैं कि हर तरफ का मोमेंट निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक इस तरह की एक टेबल बना लेंगे हम लोग, है ना। उसमें कॉलम बना लेंगे, टाइप ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द टो एंड टू ओ, है ना। तो ये टो एंड है, इसको ओ मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द टो एंड ओ, इस डिस्टेंस से इस फोर्स की पोजीशन क्या है। ठीक है, फिर बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द टो एंड, आप हील से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होता है, कहीं कहीं बुक में हील से भी है। हम यहाँ से मान लेंगे कि इस पॉइंट से फोर्स लग कहाँ रहा है और कितनी दूरी पे लग रहा है, ताकि हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल जाए। तो सबसे पहले तो ओवरटर्निंग फोर्स की बात करते हैं। तो ओवरटर्निंग फोर्स क्या होता है, ओवरटर्निंग फोर्स होता है आपका जो वो PAH/3 ना, जो लैटरल इफेक्टिव प्रेशर की होता है, नंबर 2 KA गामा H इंटू H। ठीक है, यहाँ पे टोटल हाइट है, यहाँ पे ये कितनी हाइट है, 5.2, तो यहाँ पे हाइट 5.2 लेंगे ना, क्योंकि अब तो ये रिटेनिंग वॉल तो इस पर ही प्रेशर लगेगी फाउंडेशन पे भी, तो यहाँ पे जो ओवरटर्निंग फोर्स है पूरी हाइट के लिए निकलेगा, तो 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 5.2, तो ये फोर्स है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब ये फोर्स लग कहाँ रहेगा, अगेन ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 1/3 H/3 पे लगेगा, तो H/3 पे लगेगा। ठीक है, अगेन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा ओवरटर्निंग मोमेंट आ जाएगा, यहाँ ये ओवरटर्निंग मोमेंट हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, जो PAH है ये लैटरल इफेक्ट अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर 1/2 KA गामा H इंटू H, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सारी वैल्यूज रख दी। 18 क्या है यहाँ पे, 18 जो अर्थ है एम्बैकमेंट की उसका यूनिट वेट है, 5.2 हाइट है, और पोजीशन ऑफ द टो एंड कितना है, H/3 यानी H/3 पे लगेगा, क्योंकि ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ओवरटर्निंग मोमेंट आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। रिस्टोरिंग फोर्सेस, अब ये तो है, ये जो ओवरटर्निंग मोमेंट है इसको ओवरटर्न कराने की कोशिश कर रहा है इस तरह से। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्सेस निकालेंगे, कौन इसको रिस्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिस्टोरिंग जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ना, वो कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि कितना वेट है ना। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, वेट ऑफ बैकफिल। वेट ऑफ बैकफिल यानी ये वाला फोर्स, ये जो W1 है जो इस हील के ऊपर है ना, इसको बोलते हैं वेट ऑफ बैकफिल। तो ये एक रेक्टेंगुलर की तरह का एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसी तरह काम करेगा, जिसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है इसकी 1.5 मीटर, है ना, 1.5 मीटर विड्थ है। हाइट कितनी है इसकी 4.7 मीटर, अगर फाउंडेशन 5.2 में से 0.5 घटा दीजिए तो हाइट कितनी है इसकी 4.7 मीटर इंटू 18 यूनिट किलोमीटर पर मीटर है। इसको हम जितने भी फोर्सेस निकालते हैं वो 1 मीटर के लिए निकालते हैं, तो इसको इंटू 1 है, मतलब 1 मीटर साइड में पीछे विड्थ के लिए निकालते हैं, तो 1.7 इंटू 4.7 इंटू 18,
ठीक है। तो ये आपका आ गया किलो न्यूटन पर मीटर, कि हम इतना फोर्स वो है, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है 135.36 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद क्या है, इसकी पोजीशन हम निकाल लेंगे कि हाँ ये जो इसका जो पोजीशन है वो कहाँ है। तो ये इसकी पोजीशन क्या है, ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है बेस की 2.8 है ना, ये इसके सेंटर में लगेगा। 2.8 माइनस 1.6/2, ठीक है, 2.8 टोटल लेंथ हो गई माइनस 1.6/2, ठीक है। तो कितना आ गया 2 इसका मोमेंट है, क्योंकि बेसिकली मोमेंट फ्रॉम टो एंड निकालना है ना, पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम मोमेंट एट टो एंड, यानी इस पॉइंट से यहाँ का जो लोड है W1 का मोमेंट कितना होगा। तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया 2 मीटर। तो उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट एट 2 कितना आ गया 270.72, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब आते हैं वेट ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। अब जैसे ये जो है ना, ये एक जो सेक्शन है स्टेम है, ये क्या है, ये ट्रेपेजॉइडल है, मतलब उसकी ऊपर की विड्थ कितनी है 1.15, नीचे कितना है 0.35। तो इसको हम स्प्लिट अप करते हैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में और एक ट्रायंगुलर सेक्शन में, उसके बाद इसका एनालिसिस कर पाना आसान होता है। सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है यूनिफॉर्म 0.15 विड्थ का, और इसकी डेप्थ है 4.7, मतलब हाइट है 4.7, यूनिट फीट ऑफ कंक्रीट का बना हुआ है। तो टोटल रेक्टेंगुलर फोर्स कितना हो जाएगा 0.15 इंटू 4.7 इंटू 25, ठीक है। तो कितना आ गया 17.625 किलो न्यूटन। उसके बाद नॉर्मल इसमें हम इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे यहाँ से टू एन से। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.85, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 0.85, ये दिख रही है 0.85 प्लस 0.35, यानी टोटल हमने ले लिया 0.35 माइनस 0.15/2, क्योंकि कहाँ लगेगा इसके सेंटर पे लगेगा। तो यहाँ से सेंटर की दूरी कितना है 0.85 प्लस पूरा ले लिया 0.35 माइनस 0.15/2, ठीक है। तो यहाँ से इसके वेट ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन आ गया कि कहाँ पे लगेगा 1.125 पे लगेगा। मोमेंट निकाल लिया हमने, कितना आ गया 19.828 मोमेंट आ गया। इसी तरह हमारा क्या है वेट ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन की बात कर देंगे, यानी वेट ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन, यानी ये जो पोर्शन है छोटा सा ये ट्रायंगुलर पोर्शन, इसका जो वो है वो कितना है वेट। सबसे पहले वेट कितना है, तो वेट हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है, बेस है इसका 0.2 का इंटू हाइट 4.7 है। 0.2 कैसा है 0.35 माइनस 0.15 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा इंटू 4.7 इंटू 25। तो टोटल कितना आ गया 11.75 किलो न्यूटन आ गया हमारा वेट। उसके बाद ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम द टो एंड कितना है, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द टो एंड क्या है, एक तो 0.85 तो ये डिस्टेंस हो गई, प्लस अब ये देखिए एक ट्रायंगुलर है ना, तो ट्रायंगुलर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से इधर से कितनी होगी 2/3 पे लाई करेगी। तो 2/3 ऑफ 0.2 यानी बेस कर दिया, तो 0.85 प्लस 2/3 ऑफ 0.2 कितना आ गया 0.983, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है इतना 11.75 और क्या कहते हैं वो है इसका डिस्टेंस है 0.983। तो टोटल बेंडिंग मोमेंट टो कितना हो गया 11.554 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। लास्ट है वेट ऑफ बेस स्लैब, यानी जो बेस स्लैब है इसका वेट कितना होगा, क्योंकि ये भी तो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन की तरह काम करेगा, सेल्फ वेट में ऐड होगा। सिंपल है, इसकी विड्थ है 0.5, 2.8 इसकी विथ है और इसकी हाइट है 0.5 इंटू 25 यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो टोटल वेट कितना आ गया 35 किलो न्यूटन। इसमें हम इसका ये लगेगा कहाँ पे, ये लगेगा 1.4 डिस्टेंस पे फ्रॉम द टो एंड, मतलब बीच में लगेगा। तो 2.8/2 1.4, ठीक है। इसके लिए इस हिसाब से मोमेंट निकाल लिया हमने, तो 49। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने ओवरटर्निंग मोमेंट को ऐड कर लिया, ये जो जितने भी रीस्टोरिंग मोमेंट डेवलप हो रहे थे इनको ऐड कर देंगे तो सिग्मा आर निकल जाएगा, टोटल रिस्टोरिंग मोमेंट निकाल जाएगा। और ये क्या है, ये तो सबका वेट है, तो सबका वेट ऐड कर लीजिए तो ये सबका वेट आ जाएगा, यानी तीनों कंपोनेंट हमको इस टेबल से मिल गए, ओवरटर्निंग मोमेंट, रिस्टोरिंग मोमेंट और टोटल वेट ऑफ द जो ऊपर सिग्मा ऑफ वेट लग रहा है जो कि उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो सिग्मा डब्ल्यू, बस सब मिल गए हमको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब आता है हमारा स्टेबिलिटी चेक्स। स्टेबिलिटी चेक्स जब हमें ये टेबल हमने सारे कैलकुलेशन निकाली तो बहुत आसान हो जाते हैं। नॉर्मल हमको सिर्फ याद रखना है कि स्टेबिलिटी के लिए हमने फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग में क्या पढ़ा था, क्या होता है FS1 निकालते हैं। FS1 हमारा 1.4 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन ओवरटर्निंग देखें यहाँ पर जो हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पे हमने FS1 इज इक्वल टू 0.9 MR/m0 और इसकी वैल्यू 1.4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं निकाल के कितना होता है, ठीक है। निकाल
कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो 0.9 इंटू एम आर बाई एम नॉट, है ना। अब रेस्टोरिंग मोमेंट यहाँ से कितना आ रहा है, रेस्टोरिंग मोमेंट आ रहा है हमारा 351.1 किलोमीटर मीटर, तो 351.1 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। एम नॉट कितना आ रहा है 140.61, एम नॉट देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 140.61, तो ये वैल्यू रख दी 140.61, ठीक है। ये 140.61 यहाँ रख दिया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 2.2, ये क्या है ग्रेटर देन 1.4 है, हेंस ओके। तो हमारी चेक पॉसिबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग है ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी स्लाइडिंग की। स्लाइडिंग के लिए भी हमने जब वहाँ पढ़ा था तो एक कंडीशन थी FS1 निकाली थी, S1 वहाँ भी थी, एक रेजिस्टिंग फोर्स होता था प्लस स्लाइडिंग फोर्स होता था, रेजिस्टिंग फोर्स म्यू इंटू गामा डब्ल्यू होता था, सिग्मा डब्ल्यू। तो 0.9 इंटू रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन स्लाइडिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन 1.4। तो हम देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। रेजिस्टिंग फोर्स निकाला म्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू कितना है 0.45 म्यू है, कोफिशिएंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सिग्मा डब्ल्यू 199 है, ऊपर से देख लीजिए यहाँ से निकाला 199.735, कितना आ रहा है 89.88 किलोमीटर। स्लाइडिंग फोर्स कितना आ रहा है, स्लाइडिंग फोर्स है PSH, जो इसको स्लाइड कराने की कोशिश करेगा 81.112 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है बेसिकली स्लाइडिंग फोर्स जो हमने निकाला कि हाँ उसको स्लाइड कराने के लिए जो फोर्स है 81.12, तो स्लाइडिंग फोर्स है, ठीक है। हमने निकाल लिया 0.9 FR बाय FS कितना आ रहा है 0.99 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कम आ रहा है ना, तो यानी ये सेफ नहीं है स्लाइडिंग में, है ना, ये इसकी वैल्यू 1.4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हैंस shear key is to be provided to increase the resistance against sliding, यानी shear key हम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये स्लाइडिंग में फेल कर जाएगी। shear key क्या होती है बेसिकली, shear key एक यहाँ पे है इस तरह से की प्रोवाइड कर देते हैं जो कि इसको बचाती है स्लाइड करने से, तो इसको शेयर की बोलते हैं, ठीक है। शेयर की अभी हम डिज़ाइन में नहीं पढ़ेंगे, हम आपको भेज देंगे शेयर की डिज़ाइन कैसे होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन हम ऐसे सिर्फ लिख देंगे कि यहाँ शेयर की प्रोवाइड करेंगे बिकॉज स्लाइडिंग में फेल कर रहा है। लास्ट स्टेप हमारा है चेक फॉर ओवरटर्निंग होगा, चेक फॉर स्लाइडिंग हो गया। अब हमें निकालना है बेस प्रेशर। बेस प्रेशर कितना होगा, तो बेस प्रेशर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 3 चीज़ें चाहिए। बेस प्रेशर के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है ना, पी मैक्स निकालना पड़ता है, पी मिन निकालना पड़ता है। अब इस पी मैक्स में क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा डब्ल्यू बाई बी 1 प्लस 6E बाय पी, ठीक है। तो इसमें सिग्मा डब्ल्यू तो पता है, बी हमको पता है, ई नहीं पता है, इसेंट्रिसिटी ना, इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है B/2 माइनस एक्स बार। तो हमें एक्स बार क्या, ये एक्स बार ये रिजल्टेंट लगेगा यहाँ पे, उस रिजल्टेंट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस टो एंड से कितना है ना, ये जो रिजल्टेंट यहाँ लगता है इसका टो एंड से डिस्टेंस कितना है और ये कितनी इसेंट्रिसिटी पे बनता है। तो इसको रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या ना, एम आर रेजिस्टिंग मोमेंट माइनस ओवरटर्निंग मोमेंट अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। तो रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन माइनस ओवरटर्निंग मोमेंट एक्स बार निकालने के लिए, तो रेजिस्टिंग मोमेंट माइनस ओवरटर्निंग मोमेंट का डिफरेंस कितना आ रहा है 210 अपॉन सिग्मा डब्ल्यू कितना आ रहा है 199, तो यहाँ से एक्स बार आ गया 1.045 मीटर। तो एक्स बार कितना है, ये जो रिजल्टेंट मोमेंट लग रहा था यहाँ से रिजल्टेंट मोमेंट, उसकी दूरी है टो एंड से 1.05, ठीक है। बेस विड्थ कितनी है टोटल, बेस विड्थ है 2.8, इसका आधा ले लेंगे 1.4 मीटर, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, यानी जो रिजल्टेंट लग रहा है वो कितनी दूरी पे लग रहा है, वो लग रहा है B/2 माइनस एक्स बार, ठीक है। तो इस B/2 B/2 की मतलब B/2 माइनस एक्स बार में 1.4 इसका हाफ हो गया और माइनस 1.05 जो एक्स बार की लोकेशन है, तो इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी 0.35, है ना। अब मिडिल थर्ड रूल हमसे कहता है कि जो ये है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लग रहा है ये 1/3 में लगना चाहिए, ये मिडिल थर्ड में लगना चाहिए, यानी ये वैल्यू जो है वो कम, इसेंट्रिसिटी कम होनी चाहिए B/6 से, ठीक है। B/6 क्यों, क्योंकि B/3 इस साइड और B/3 इस साइड, है ना, मिडिल थर्ड में होना चाहिए। तो हम एक बार चेक कर लेंगे विच लाइज इन द B/6 फ्रॉम द सेंटर कितना हो जाएगा 0.446, तो 0. सेंटर से 0.466 मीटर के होना चाहिए। अभी कितना है सेंटर से 0.35 मीटर है, तो ओके है हमारा, ठीक है। अगर ओके ना होता तो हमें बेस विड्थ और बढ़ानी पड़ जाती, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो मैक्सिमम प्रेशर द टो एंड निकाल लेंगे। मैक्सिमम प्रेशर अगर टो एंड का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा डब्ल्यू अपॉन बी 1 प्लस 6E/B। सिग्मा डब्ल्यू हमको पता है, बी हमको पता है, 1 प्लस 6E/B हम निकाल चुके हैं। टोटल पी मैक्स कितना आ रहा है 124.83 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये कम होना चाहिए सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल से। सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कितनी है आपकी 180 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल 180 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से कम है, तो हमारा ओके है, ठीक है। अब हम निकालेंगे मिनिमम प्रेशर एट द हील एंड। तो मिनिमम प्रेशर एट द हील एंड कितना है, पी मिन निकालेंगे। पी मिन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डब्ल्यू बाई बी 1 माइनस 6E/P,
ठीक है। तो सिग्मा डब्ल्यू अगेन आपको पता है, बी आपको पता है, 6 आपको पता है। यहाँ पे कितना आ रहा है 17.83 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर विच इज़ पॉजिटिव। इसका ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव है तो हमारे लिए ओके है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हैंस ओके एज नो टेंशन डेवलप्स एनीवेयर ऑन द बेस स्लैब। जब तक कि ये इसेंट्रिसिटी कंट्रोल में नहीं होगी, मिडिल थर्ड में नहीं होगी, तब तक ये पॉजिटिव ही होगा, वरना ये नेगेटिव भी जा सकता है। तो हमको इसको नेगेटिव से बचाना है, नेगेटिव नहीं भेजना है। तो उसके लिए हमें ये इसेंट्रिसिटी का चेकअप लगाना होगा कि ई शुड बी लेस देन b/6। ठीक है, b/6 से कम होनी चाहिए फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से b/6 से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए इसेंट्रिसिटी की। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिज़ाइन ऑफ स्टेम। जो स्टेम है उसकी डिज़ाइन, उससे पहले जो हमने की थी उसमें हमने एक रफ वो निकाल लिया था, डेप्थ निकाल लिया था। अब मतलब डेप्थ प्रोवाइड कर दी थी 350 mm, लेकिन हमें इसकी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो रीइंफोर्समेंट के लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें स्टील निकालना होगा। हमने मोमेंट तो वहाँ निकाला था 155.73 किलोमीटर आ रहा था। अगर आप जब स्टेम की डिज़ाइन कर रहे थे यहाँ पे, है ना, मोमेंट हमने निकाला था 155.74 किलोमीटर मीटर। तो 154.74 किलोमीटर तो हमने क्या निकाल लिया, मोमेंट तो वहाँ रखेंगे और उसको हम किसके इक्वेट कर देंगे, उसको नॉर्मल एक जो आपने पढ़ा था ना 0.875 AST/D, और यहाँ पे 0.42 XU होता था। XU को हमने टेंशन ऑफ उसके फोर्स के इक्वेट कर देते थे। तो ये एक फॉर्मूला आता था। यहाँ पे बेसिकली D - 0.42 XU है। XU कहाँ से निकाला, हमने इक्वेट कर दिया कंप्रेसिव फोर्स और टेंशनल फोर्स को इक्वेट करके। ये फॉर्मूला आता है, ये पुराना ही फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका AST निकाल सकता है। तो AST रिक्वायर्ड हम निकालते हैं ऑन सॉल्विंग। AST रिक्वायर्ड कितना आया 1693 यानी 1693 mm स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप किसी भी डायमीटर तो बार से प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्होंने 16 mm डायमीटर से बार से प्रोवाइड किया है। तो स्पेसिंग कितनी आ गई 201 × 1000/1693, स्पेसिंग आ गई 118 मिलीमीटर। ये हमारी स्पेसिंग आ गई 16 mm डायमीटर बार से। ठीक है, तो ये जो है, ये तो हम जो रेनफोर्समेंट है, ये मेन रेनफोर्समेंट है। इसको हम सिंपल नॉर्मल इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे। जैसे रिटेनिंग वॉल है यहाँ पे, इस तरह से हम इस साइड में प्रोवाइड करते हैं इसको रेनफोर्समेंट को। टेंशन, क्योंकि इधर से टेंशन लगेगा ना, इस साइड में हम रेनफोर्समेंट को लॉन्गिट्यूडनली प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम याद रखिए 0.12% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो 0.12% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्या है, डेप्थ जो है इसकी वेरी कर रही है 150 से 350 के बीच में, तो हम इसकी एवरेज डेप्थ ले लेते हैं। एवरेज डेप्थ क्या होता है 150 + 3/50/2 एवरेज डेप्थ ले लिया हमने इसकी। तो कितना आ गया 0.12 × 100, 12 पर 1 मीटर के लिए निकालते हैं। 1 मीटर के लिए है तो 1 × 1000 किया है, इंटू इसकी एवरेज विथ जो है वो ले लेंगे, एक रेक्टेंगल की तरह कंसिडर कर लेंगे 150 + 350/2, यानी AST कितना आ गया 300 mm स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, इसको 8 mm डायमीटर बाद से प्रोवाइड कर दिया है। तो उसके लिए कितनी स्पेसिंग आ गई 167.5, है ना। तो ये 167.5 भी हैंस प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार्स एट द रेट 150 mm सेंटर ऑन द इनर फेस ऑफ द स्टेम एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनली तो हमने इसको हम बताएंगे भी कैसे प्रोवाइड करना है। ऐसे लॉन्गिट्यूडनली तो हमने प्रोवाइड कर दिया मेन रेनफोर्समेंट, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमने इस तरह से सिर्फ सर्किल दिखेगा आपको, हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल वाइज हम इसको प्रोवाइड कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील पूरे दिस साइड में। अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है ये इस साइड में प्रोवाइड होता है बिकॉज ऑफ मतलब लेंथ वाइज और हॉरिजॉन्टल वाइज ऐसे भी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इधर भी प्रोवाइड होता है, और इस तरह से लेंथ वाइज में भी इस साइड में क्या हम प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो बिकॉज श्रिंकेज और सबको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड होता है, मतलब नॉर्मल मिनिमम रेनफोर्समेंट। सिमिलरली प्रोवाइड 8 mm बार्स FE एट 150 mm सेंटर इन बोथ डायरेक्शंस ऑन द आउटर फेस, यानी आउटर फेस पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करनी है ऑन बोथ द डायरेक्शन, मतलब बोथ डायरेक्शंस लेंथ वाइज और हॉरिजॉन्टली फ्रंट फेस ऑफ द सम एज टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रेनफोर्समेंट सिंस द फेस इज एक्सपोज टू वेदर। फेस एक्सपोज टू वेदर है तो यहाँ पर फ्रंट फेस पे भी, यानी इस साइड के फेस पे भी, इस तरफ से भी हमें क्या है, ये फ्रंट फेस कहलाता है, इधर से भी हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। मेन रेनफोर्समेंट होगा वो इस साइड से प्रोवाइड होगा स्ट्रेट लेंथ वाइज, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट रेशियो में भी इसमें इस तरह से जो आपको सेक्शन कट करेंगे तो दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका डिज़ाइन ऑफ स्टेम हो गई। ठीक है, अब आप बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ हील स्लैब। डिज़ाइन ऑफ हील स्लैब क्या होती है, ये होती है बेसिकली डिज़ाइन ऑफ हील, है ना।
डिज़ाइन ये बेस स्लैब होती है और डिज़ाइन ऑफ हील स्लैब। और डिज़ाइन ऑफ हील स्लैब में रीइंफोर्समेंट क्या होगा और ये सब के लिए हम इसको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो कैलकुलेट किया था पी मैक्स और पी मिन वो निकालेंगे। इस तरह का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए। पी मैक्स कितना लग रहा है 124.83 लग रहा है, पी मिन कितना आ रहा था 17.83 आ रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये हील स्लैब डिज़ाइन करनी है। हील स्लैब डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें देख लेंगे इस पर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। एक तो इस पर बेस पे प्रेशर लग रहा है ना, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है बेस पे ना, उसके ऊपर क्या लग रहा है वेट ऑफ द अर्थ फिल लग रहा है, प्लस ये डेड लोड ऑफ द यूनिट वेट, डेड लोड ऑफ द कंक्रीट लग रहा है। तीन तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो नीचे से जो प्रेशर डायग्राम बन रहा है उसकी वजह से, जो रिजल्टेंट प्रेशर डायग्राम बन रहा है उसकी वजह से, दूसरा जो यूनिट वेट ऑफ द अर्थ है वो जो एक्स्ट्रा लगा रही है, और तीसरा वेट ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो ये सिंपल एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से सबसे पहला तो हमारा ये काम रहेगा। इस पॉइंट ये जो एक सिंपल है ना, ये एक यहाँ पे 17.3 है, यहाँ पे 124.83 है, तो सिंपल आप इंटरपोलेशन लगा के इस पॉइंट इस डिस्टेंस पे कितनी हाइट होगी इस प्रेशर डायग्राम की वो हम निकाल सकते हैं। टोटल विड्थ आपकी 2.8 मीटर है। ये डिस्टेंस आपका यहाँ से कितना है, यहाँ से आपका 1.6 है आई गेस। तो ये डिस्टेंस कितना है 1.6। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि तो ये डिस्टेंस है 1.6। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि ये हाइट कितनी है। हमने निकाला 17.83 प्लस 17.83 ये है, प्लस 124.83 टोटल में से 17.83 घटा दिया, कितना 2.8 के लिए बढ़ रहा है इंटू 1.6। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की तरह से निकाल सकते हो। तो सिमिलरली इस पॉइंट पे भी निकाल लिया, क्योंकि ये जब टो स्लैब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें भी काम आएगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया इस पॉइंट के लिए कितना आ रहा है 92.35 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो प्रेशर हो गया नीचे से जो लग रहा है, यानी ये हाइट निकाल ली हमने। अब हमने बताया ना वेट ऑफ द अर्थ सपोर्टेड ऑन द हील, जो वेट ऑफ द अर्थ है सपोर्टेड ऑन द हील कितना 18 इंटू 4.7। ठीक है, 18 यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट है इंटू 4.7 इंटू हाइट है इंटू 1 मीटर, 1 मीटर के लिए निकालना है। तो 84.6 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, अब सेल्फ वेट ऑफ द हिल स्लैब कितना है, सेल्फ वेट ऑफ द हिल स्लैब यानी 0.5 इसकी विड्थ है, 1 मीटर के लिए इसकी निकालना है, 0.5 इसकी विड्थ है ना, उसकी डेप्थ कितनी है 0.15 मीटर, 0.5 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 25 यहाँ पे क्या है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो सेल्फ वेट कितना आ गया 12.5 किलोमीटर पर मीटर। टोटल लोड कितना आ गया 97.1 किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब बेसिकली हमें इस मोमेंट पे, इस पॉइंट पे, ये बी पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। तो बी पॉइंट इस पॉइंट पे मोमेंट के अलावा क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू यूनिफॉर्म लग रहा है 97.1, लेंथ कितनी है 1.6, तो डब्ल्यू इंटू एल बाई 2। ठीक है, वेट जो सेल्फ जो ऊपर से लग रहा है लोड अर्थ का, उसका कितना हो जाएगा 97.1 इंटू 1.6 इंटू 1.6 बाई 2। ये तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है, तो ये प्लस में होगा। माइनस ये क्या है, माइनस इस जो नीचे प्रेशर डायग्राम है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हम पार्ट कर देंगे, एक ये पूरा स्क्वायर रेक्टेंगुलर और ये ट्रायंगल। तो ये तो नीचे से लग रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना एक तो यूनिफॉर्म आप यूडीएल की तरह ये भी ऐड करेगा, इसकी हाइट कितनी हो रही है 17.83 इंटू 1.6 इंटू 1.6 बाई 2, जस्ट उसको उल्टा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। प्लस इसके साथ क्या है एक ट्रायंगुलर भी तो लग रहा है, ये ट्रायंगुलर वाला, तो उसके लिए ट्रायंगुलर वाला भी निकाल लेंगे 1/2। ये हाइट इसकी कितनी है 78.4 माइनस 17.3 इंटू 1.6 इंटू 1.6 बाई 3। यहाँ पे 1.6 बाई 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड से कितनी होगी 1/3 पे लाइट करेगी, तो 1/3 पे लाइट, तो हमने 1.6 बाई 3 पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से मोमेंट हमने निकाल लिया कितना, अगेन 75.7 आया है, इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ रहा है 113.6 किलोमीटर मीटर। इसको सिंपल किसी भी फॉर्मूले से रख दीजिए, हमने डेप्थ वाले फॉर्मूला जो पहले भी है वो 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्चुअल लिमिट डी माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिट, यहाँ से नहीं रख सकते हैं या सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने डेप्थ निकाल ली, कितनी आ रही है 202 mm आ रही है, जो कि ओके है। यहाँ हमने 350 mm प्रोवाइड की थी, 350 यो डेप्थ ऑफ मतलब हमने तो मतलब डेप्थ ऑफ हील स्लैब 500 प्रोवाइड करी है ना, यहाँ आ कितनी चाहिए 202 आनी कम है, तो हम लोग ओके है ठीक है। यहाँ पे 450 mm से इसलिए चेक करा रहे हैं क्योंकि टोटल डेप्थ है ना 500, इसमें हम कवर अगर ऐड करेंगे 60 mm का तो डेप्थ हम 440 mm आ जाएगी। तो ये हमारी डिज़ाइन कितनी आ रही है 202, हमने प्रोवाइड कितनी करी 450, तो ओके है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब एरिया ऑफ द हील स्लैब, एरिया ऑफ स्टील ऑन द हील स्लैब, कि हमने तो डेप्थ हमने चेक कर ली, अब हमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी तो प्रोवाइड करना है। तो रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, मोमेंट कितना लग रहा है 13.5 इंटू अगेन उसी फॉर्मूले में रख दीजिए 0.87 FI वन माइनस यहाँ पे अगेन बी क्या आएगा 1 मीटर के लिए है तो 1000 रख देंगे। यहाँ से हमने AST निकाल लिया 741 mm²। स्पेसिंग निकाल लीजिए, हमने मान लीजिए कम रेनफोर्समेंट आ रहा है तो 12 mm के हिसाब से हमने स्पेसिंग निकाल ली 152 mm। ठीक है, तो 152 हमने स्पेसिंग निकाल ली। अब प्रोवाइड इसको कैसे प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड 12 mm डायमीटर बार्स एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे है कहाँ प्रोवाइड कर देंगे, एट द टॉप फेस ऑफ द हील स्लैब, मतलब टॉप फेस ऑफ द हील स्लैब, यानी हील स्लैब के जो टॉप फेस है ना उस पर प्रोवाइड करना है, यानी यहाँ पे जो हील स्लैब है ना इसका मेन रेनफोर्समेंट उस पर प्रोवाइड करना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये जो टॉप फेस ऑफ द हील स्लैब है हमने उसको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये तो प्रोवाइड कर दिया, बाकी हाँ बाकी हमें हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन सील तो प्रोवाइड करना ही करना है। तो 0.12% का डिस्ट्रीब्यूशन सील आपको हर जगह प्रोवाइड करना है। तो 0.12% का डिस्ट्रीब्यूशन सील प्रोवाइड कर दिया, 0.12 इंटू 1000 इंटू 500 600 mm² यूजिंग 10 mm बाईपास। हम इसमें प्रोवाइड 10 mm फाइबर एट द 100 mm सेंटर सेंटर इन अदर डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन में एरिया ऑफ स्टील फॉर हील स्लैब भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं और लास्ट हमारा डिज़ाइन ऑफ टो स्लैब। डिज़ाइन ऑफ टो स्लैब, टो स्लैब क्या होता है, ये जो स्लैब होती है इसको टो स्लैब बोलते हैं। और इसकी डिज़ाइन एक बार देख लेते हैं, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, हम AST निकाल लेंगे, डेप्थ तो है ही हमको पता ही है ना। तो टो स्लैब पे लगने वाला सबसे पहले वेट और इस टो स्लैब पे क्या लगेगा ना, तो इस टो स्लैब पे छोटा सा जो इसके ऊपर भी ना सॉइल है वो भी लगेगी। द वेट ऑफ द फ्रंट फिल अबव द टो स्लैब इज नेग्लेक्टेड एंड द मैक्सिमम मोमेंट इज कैलकुलेटेड एट द फेस ऑफ द स्टेम, है ना। तो फेस ऑफ द स्टेम पे मैक्सिमम मोमेंट निकाल लेते हैं और थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो ऊपर का सेल्फ वेट लग रहा है इन सब चीज़ों को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट निकाल लेंगे। मैक्सिमम कितना है 92.0.85 इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2। ठीक है, तो मैक्सिमम मोमेंट बेसिकली कहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ पे निकाल देते हैं, एट द फेस ऑफ द स्टेम पे निकाल लेते हैं, क्योंकि टो स्लैब की डिज़ाइन हो रही है ना, तो मैक्सिमम मोमेंट यहीं पे होगा ना, मैक्सिमम एट द फेस ऑफ द स्टेम पे होगा, यहाँ पे हम मोमेंट निकाल लेते हैं। टोटल अगेन वेट कितना आ रहा है 92.35, ये जो 92.35 ये आ रहा है 92.35, ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन का ऐड करेगा जो यूनिफॉर्म होगा इससे इस तरह से, तो 90 नीचे से लग रहा है, तो 92.35 इंटू 0.85 इंटू 0.852 है ना, प्लस इस ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए ट्रायंगुलर पोर्शन कितना होगा 1/2 इंटू हाइट डिवाइड कर दिया 124.83 माइनस 92.35 इंटू 0.85 इंटू यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2/3। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर होगा 2/3 ऑफ 0.85 कर दिया, तो हमने 2/3 ऑफ 0.85 कर दिया, हमारा आंसर कितना आ रहा है 41.2 किलोमीटर मीटर। अगेन इसको फैक्टर कर दिया 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ रहा है 61.8 किलोमीटर पर मीटर, किलोमीटर मीटर। एरिया ऑफ द टो स्टील फॉर टो स्लैब निकाल ली, मोमेंट आ गया, हमने इसको टेंशन वाले फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमें AST आ गया। ये जो AST है टो स्लैब है उसमें हम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट है हैंस प्रोवाइडिंग मिनिमम स्टील 600 therefore provide 10 mm bars at the rate 100 cm in both directions। मतलब बोथ डायरेक्शन मतलब सबसे तो नॉर्मली तो ही टो स्लैब में रीइंफोर्समेंट इस बॉटम जगह पे होता है और इस बॉटम में दोनों साइड हम इसको इस वाइज और इस तरफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं जो हर जगह होता है, इधर भी और ऊपर भी। ठीक है, तो हमने पूरी एक रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन कर ली है। अगर हम एक डायग्राम देखें तो इस तरह से एक डायग्राम है, जितना भी हमने डिज़ाइन किया है उसको आप नॉर्मल डिटेल में पढ़िएगा और इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं। शेयर की भी है, ये देखिए यहाँ पे शेयर की भी डिज़ाइन करी हुई है, जो हम नोट्स भेज रहे हैं इसमें तो शेयर की भी डिज़ाइन है। नॉर्मली थोड़ा लंबा हो जाता है न्यूमेरिकल, तो शेयर की आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही डिज़ाइन कर लिए काफ़ी है। ये बेसिकली हम देखिए ऊपर जाते समय इसको कर्टेल कर देते हैं बार्स को, इसलिए कर्टेल कर देते हैं कि नॉर्मल हमको मैक्सिमम ऊपर इतना रेनफोर्समेंट लग नहीं रहा होता है और इतनी ज़रूरत होती नहीं है, नीचे हम ज़्यादा रेनफोर्समेंट सारे होते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम इसको कर्टेल कर देते हैं रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसे हमने दो जगह पे कर दिया, 1.5 मीटर पे यहाँ पे कर दिया और 3.4 मीटर पे हमने यहाँ पे कर दिया, जो सादा बात है जो कर्टेल का अल्टरनेट बात हम लेते आते हैं इस तरह से है। तो इसको ट्राई करिए, हम 2-3 सेक्शन और भेज देंगे आपको और उससे हो जाएगा। तो आराम है, आसान है, थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल हो जाता है लेकिन
आसान है, इतना कोई टफ नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ा सा लेंदी है, हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो ट्राई करिए, हम और भी सॉल्व क्वेश्चन भेज देंगे इसके लिए, उसके लिए।